हेलो दोस्तों, कैरियर हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 2025 के लिए यानी यूपीएसआई की जो वैकेंसी अभी आने वाली है उसके लिए सामान्य अध्ययन या जीके जीएस की तैयारी कर रहे हैं। हम कैसे कैसे इसका पूरा सिलेबस कवर करेंगे ये मैंने आपको पिछली वीडियोज में बताया है। तो यूपीएसआई के जीके जीएस का पूरा सिलेबस हम डिटेल में टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। इसके अलावा जो भी टॉपिक हम कंप्लीट करते जा रहे हैं उनसे संबंधित जितने भी एमसीक्यू अभी तक किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं वो सब भी हम साथ में सॉल्व करते जा रहे हैं। तो इससे पहले हम संविधान का भाग और संविधान की अनुसूचियों को डिटेल में पूरा कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट आपके लिए बना दी गई है। प्ले लिस्ट में जा करके अभी तक जितनी भी वीडियोज यूपीएसआई के लिए जीके जीएस की जो क्लासेस चल रही हैं उनसे संबंधित हुई हैं वो सभी वीडियोज आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। प्ले लिस्ट से जा करके आप सभी वीडियोज को एक एक करके देख सकते हैं और अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। और पिछली वीडियोज में मैंने आपको बताया है कि हम उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती के लिए जीके जीएस का जो पूरा सिलेबस है उसे कैसे कवर करेंगे, कैसे कंप्लीट करेंगे। तो आप प्ले लिस्ट को फॉलो कर लीजिए, वहां से एक एक करके सभी वीडियोज को देखते जाइए। अब देखिए, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, कैसे कैसे पूरी तैयारी करें। तो आपको कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप पूरी प्ले लिस्ट को फॉलो कर लीजिए, उसमें सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको डिटेल में टॉपिक वाइज कवर करवाए जाएंगे। उसके बाद हम इनसे संबंधित एमसीक्यू भी देखेंगे जब हमारी तैयारी एक बार पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके बाद हम प्रीवियस ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी की तैयारी करेंगे और इसके बाद जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपके सिलेबस से बन सकते हैं उन सभी को भी कवर करेंगे। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप प्ले लिस्ट को फॉलो कर लीजिए, जितने टॉपिक वहां पर आपको करवाए जा रहे हैं बार बार उनका रिवीजन कीजिए, उनसे संबंधित एमसीक्यू बार बार सॉल्व करिए। आपकी पूरी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। आपको कहीं से भी कुछ और पढ़ने की या परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो संविधान के भाग और संविधान की अनुसूचियों से संबंधित जो थ्योरी है वो हम पहले ही डिटेल में कवर कर चुके हैं। प्ले लिस्ट में जाकर के आप उन दोनों वीडियोज को देख सकते हैं। अब आज हम यहाँ पर संविधान के भाग और अनुसूचियों से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं आज तक उन सभी को हम सॉल्व कर लेते हैं और समझ लेते हैं, क्योंकि यही प्रश्न बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और यही प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? यानी भारत के मूल संविधान में कुल कितनी शेड्यूल्स थी। और भारत का मूल संविधान वो संविधान है जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो इसमें आपसे इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब संविधान लागू हुआ था यह 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ था उसमें कुल कितनी अनुसूचियां थी। तो इसमें कुल 8 अनुसूचियां थी। जब हमने थ्योरी वाला वीडियो किया था तो हमने ये सारी बातें डिटेल में समझी थी। तो इसमें कुल 8 अनुसूचियां थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 8 अनुसूचियां। फिर दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाता है, वर्तमान संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो मैंने आपको बताया था कि जो मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूचियां थी। बाद में इसमें बहुत सारी परिस्थितियां चेंज हुई, बहुत सारे नए सब्जेक्ट जोड़ने की जरूरत पड़ी। तो धीरे धीरे करके हमने 4 और अनुसूचियां संविधान संशोधनों के माध्यम से संविधान में ऐड की और वर्तमान संविधान में कुल 12 अनुसूचियां या 12 शेड्यूल्स पाई जाती हैं या 12 शेड्यूल्स हैं। तीसरा प्रश्न है, संघ और राज्यों का नाम किस अनुसूची और किस भाग में है? ये सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए प्रश्न हैं, तो इन्हें हल्के में मत लीजिएगा, बहुत अच्छे से इनको याद करते जाइएगा और समझते जाइएगा। कहीं अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो थ्योरी वाला वीडियो जाकर के देख लीजिएगा, वहां आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो संघ और राज्यों के नाम फर्स्ट शेड्यूल यानी पहली अनुसूची और पहले भाग में लिखे गए हैं, यानी फर्स्ट चैप्टर में लिखे गए हैं। हमने देखा था कि वर्तमान में 28 राज्य और 8 यूटीज हैं। तो इन सभी स्टेट्स के और इन सभी यूटीज के नाम पहली अनुसूची यानी फर्स्ट शेड्यूल और पहले भाग यानी फर्स्ट चैप्टर में लिखे गए हैं। चौथा प्रश्न है, संविधान की दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? तो संविधान की दूसरी अनुसूची में जितने भी प्रमुख संवैधानिक पद हैं, जैसे राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, प्रधानमंत्री का पद, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद, इन सभी के वेतन, भत्तों और पेंशन के बारे में बताया गया है।
तो संविधान की दूसरी अनुसूची में वेतन भत्तों और पेंशन के बारे में बताया गया है। पांचवा प्रश्न है सही मिलान करें। इस तरफ प्रावधान लिखे गए हैं और इस तरफ अनुसूचियां या शेड्यूल्स को लिखा गया है। तो देखिए, पहला प्रावधान लिखा गया है शपथ, दूसरा राज्यसभा में सीटों का आवंटन, तीसरा अनुसूचित जाति या जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन और चौथा दल बदल। इधर पांचवी अनुसूची, चौथी अनुसूची, 10वीं अनुसूची, तीसरी अनुसूची। तो देखिए, हमने देखा था शपथ का प्रावधान किया गया है तीसरी अनुसूची में। तो तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रावधान किया गया है। राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में बताया गया है चौथी अनुसूची में, और अनुसूचित जाति या जनजाति क्षेत्रों में किस तरह से प्रशासन किया जाएगा इसके बारे में बताया गया है पांचवी अनुसूची में। लेकिन यहाँ पर 4 अलग से स्टेट रखे गए हैं जो 6वीं अनुसूची में बताया गया है जिनके प्रशासन के बारे में, तो उनको अभी आगे हम देखेंगे। यहाँ पर आपको याद रखना है कि अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन बताया गया है 5वीं अनुसूची में या 5th शेड्यूल में। फिर दल बदल के बारे में बताया गया है 10वीं अनुसूची में। तो दल बदल संबंधित है 10वीं अनुसूची से। याद करने के लिए द से दल बदल और द से 10वीं, इस तरह से आप इसे याद कर लीजिएगा। तो देखिए, शपथ तीसरी अनुसूची से संबंधित है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में बताया गया है। और राज्यसभा में सीटों का आवंटन क्या होता है, तो किस राज्य को या किस यूटी को राज्यसभा में कितना प्रतिनिधित्व दिया जाएगा या कितनी सीटें प्रदान की जाएंगी, इसे ही कहा जाता है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो इसे बताया गया है चौथी अनुसूची में या 4th शेड्यूल में। अनुसूचित जाति या जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन बताया गया है 5वीं अनुसूची में, और द से दल बदल और द से 10वीं अनुसूची। तो 10वीं अनुसूची में दल बदल के बारे में बताया गया है। 6वां प्रश्न है 6वीं अनुसूची में किन राज्यों के जनजातीय प्रशासन के बारे में बताया गया है। अभी देखिए, जब हमने 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन देखा था, तो मैंने आपसे कहा था कि 4 अलग से राज्य 6वीं अनुसूची में लिखे गए हैं क्योंकि वहां पर जनजातीय क्षेत्र है, वो बहुत बड़ा एरिया है और बहुत ज्यादा जनजातियां वहां पर पाई जाती हैं। तो अलग से इन 4 स्टेट्स के बारे में 6वीं अनुसूची में बताया गया है। ये आपको याद रखना है कि 6वीं अनुसूची में इन राज्यों के बारे में बताया गया है। इसे आप एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, अमे त्रिमी। जब हमने डिटेल वीडियो देखा था, हमने वहां पर भी देखा था कि हम इसे अमे त्रिमी ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। आ से असम, मे से मेघालय, त्रि से त्रिपुरा और मी से मिजोरम। एक दूसरी ट्रिक भी है ATMM, लेकिन यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे मेघालय, मिजोरम और मणिपुर में। तो आप इस ट्रिक को याद रखिएगा, अमे त्रिमी, आ से असम, मे से मेघालय, त्रि से त्रिपुरा और मी से मिजोरम। 7वां प्रश्न है संघ, राज्य और समवर्ती सूची का जिक्र किस अनुसूची में किया गया है। तो देखिए, जितनी भी सूचियां हैं उन्हें 7वीं अनुसूची में बताया गया है, यानी 7th शेड्यूल में इनके बारे में बताया गया है। 3 प्रकार की जो सूचियां हैं वो पाई जाती हैं। कौन कौन सी? संघ, राज्य और समवर्ती सूची। इनमें कुछ विषय लिखे गए हैं, उन विषयों पर संघ, राज्य और संघ राज्य दोनों मिलकर के कानून बना सकते हैं। संघ सूची में सिर्फ संघ यानी केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सूची में सिर्फ राज्य कानून बना सकते हैं, और जितने विषय समवर्ती सूची में लिखे गए हैं उनमें संघ और राज्य दोनों यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं। ये सब हमने थ्योरी वाली वीडियो में किया था, तो यहाँ पर हम डिटेल में नहीं देखेंगे। आपको ये याद रखना है कि जितनी भी सूचियां हैं उनको 7वें अनुसूची यानी 7th शेड्यूल में लिखा गया है। इसको याद करने के लिए आप 7 से 7वीं और 7 से सूची इस तरह से याद कर लीजिए। 8वां प्रश्न है 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया था। तो देखिए, हमने देखा था कि जो मूल संविधान है उसमें सिर्फ और सिर्फ 8 अनुसूचियां शामिल थी। 9 से लेकर के 12 तक की अनुसूचियों को
बाद में संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया था। तो 9वीं अनुसूची पहली ऐसी अनुसूची थी जिसे संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया था। तो पहला संविधान संशोधन 1951, इस संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था और 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित मामलों को रखा गया है। तो 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है, ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। 9वीं अनुसूची संबंधित है भूमि सुधार से संबंधित विषयों से और 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया है। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। अब आगे के प्रश्नों को हम देखते हैं। अगर आपको इन प्रश्नों में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अब देखिए 9वां प्रश्न है, अगर किसी राज्य के नाम या क्षेत्र में बदलाव किया जाता है तो किस अनुसूची में परिवर्तन होगा। यानी आपसे यहाँ से पूछा गया है प्रश्न कि अगर किसी राज्य के नाम या सीमा क्षेत्र में बदलाव किया जाता है तो किस अनुसूची में इसके कारण परिवर्तन होगा या चेंज होगा। तो हमने देखा था अनुसूची 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। इसी अनुसूची में संघ और राज्य जितने भी हमारे देश में यूटी हैं या स्टेट हैं उनके नाम लिखे गए हैं। तो अगर राज्य के नाम या सीमा क्षेत्र में कोई परिवर्तन होता है तो अनुसूची 1 में परिवर्तन होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुसूची 1। अनुसूची 1 में। और इसके अलावा जब हमने अनुसूची वाला चैप्टर पढ़ा था तो हमने समझा था कि एक और अनुसूची है जिसमें इसके कारण परिवर्तन होगा। कमेंट करके आप मुझे बताइएगा कि कौन सी अनुसूची ऐसी है जिसमें अगर हम राज्य के नाम या क्षेत्र में परिवर्तन करें तो उसमें बदलाव हो जाएगा, या राज्यों की संख्या को घटाएं या बढ़ाएं तो उसमें भी परिवर्तन होगा। 10वां प्रश्न है, दल बदल को किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। तो दल बदल हमने समझा था कि क्या होता है। दल बदल को किस संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो दल बदल को संविधान में शामिल किया गया है 52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से। 52वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 के माध्यम से संविधान में दल बदल को जोड़ा गया है। तो ये आपको याद रखना है। और दल बदल को किस अनुसूची में शामिल किया गया है, अभी हमने देखा था द से दल बदल और द से 10। तो 10वीं अनुसूची में दल बदल को शामिल किया गया है और इसे 52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया था या संविधान में जोड़ा गया था। 11वां प्रश्न है, पंचायतों का संबंध किस अनुसूची से है। तो पंचायतों का संबंध है 11वीं अनुसूची से और इन्हें किस संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया था। तो इन्हें 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया था। तो पंचायतों का संबंध कौन सी अनुसूची से है, पंचायतों का संबंध है 11वीं अनुसूची से। 12वां प्रश्न है, 11वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। अब देखिए यहाँ से प्रश्न आपसे ये भी पूछ सकता है कि पंचायतों को किस संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया था। तो पंचायतों को या 11वीं अनुसूची को अभी हमने देखा कि 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया। तो 11वीं अनुसूची में आपको पता है 11वीं अनुसूची में पंचायतों का जिक्र किया गया है या पंचायतों के बारे में लिखा गया है। तो पंचायतों को या 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया है। अब देखिए अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न, मिलान करें। इधर अनुसूचियां दी गई हैं और इधर उनसे संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। 8वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची। इधर भाषाएं, पंचायती राज, नगर पालिका और भूमि सुधार। तो 8वीं अनुसूची अभी हमने देखा था भाषाओं से रिलेटेड है। इसमें 22 आधिकारिक भाषाओं का जिक्र किया गया है। तो 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है और 11वीं अनुसूची पंचायती राज या पंचायतों से संबंधित है। इसके अलावा 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। ये सभी हमें अनुसूचियां याद है, हमने पहले पढ़ा है
और इसके पहले अभी इसी क्लास में भी हमने इनमें से ज्यादातर अनुसूचियों को याद किया है। 14वां प्रश्न है, 8वीं अनुसूची में कुल कितनी आधिकारिक भाषाओं को शामिल किया गया है। तो यहाँ पर देखिए, अभी हमने देखा है 8वीं अनुसूची जो है उसमें आधिकारिक भाषाओं को शामिल किया गया है, या आधिकारिक भाषाओं यानी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है उनका जिक्र किया गया है। तो 22 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं जिनको 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो आपको याद रखना है 22 ऑफिशियल लैंग्वेज या 22 आधिकारिक भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अब देखिए, यहाँ पर बहुत सारे संविधान संशोधन हुए हैं। जो मूल संविधान था उसमें सिर्फ और सिर्फ 14 आधिकारिक भाषाओं को शामिल किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो मूल संविधान था उसकी 8वीं अनुसूची में कितनी आधिकारिक भाषाओं को शामिल किया गया था। तो 14 आधिकारिक भाषाएं मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में शामिल थी, ये भी आपको याद रखना है। 15वां प्रश्न है, नगर पालिकाओं को संविधान में शामिल करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था। तो जो पंचायती राज था उसके लिए किया गया था 73वां संविधान संशोधन 1992, और नगर पालिकाओं के लिए किया गया था 74वां संविधान संशोधन 1992। 16वां प्रश्न है, 8वीं अनुसूची में कुल कितनी बार संशोधन हुआ है। अभी देखिए, मैंने आपको यहाँ बताया 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं शामिल थी। वर्तमान जो संविधान है उसमें 22 भाषाएं शामिल हैं। तो समय समय पर संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें बहुत सारी भाषाओं को जोड़ा गया है। अभी हम इनको याद कर लेते हैं। देखिए, 3 बार इसमें कुल संशोधन हुआ है। तो 8वीं अनुसूची में कुल कितनी बार संशोधन हुआ है, ये अगर आपसे पूछा जाए तो 8वीं अनुसूची में अब तक कुल 3 बार संशोधन हुआ है। तीनों संशोधन समझिए। पहला इसमें संशोधन हुआ है 21वां संविधान संशोधन, दूसरा है 71वां संविधान संशोधन, और तीसरा है 92वां संविधान संशोधन। तो पहला है 21वां संविधान संशोधन, दूसरा है 71वां, और तीसरा है 92वां। अब देखिए, इसे याद कैसे करेंगे। तो अगर आप 21वां संविधान संशोधन याद कर लेते हैं तो इसमें 50 जोड़िएगा, 71वां संविधान संशोधन आ जाएगा, और फिर इन दोनों को जोड़ देंगे तो 92वां संविधान संशोधन आ जाएगा। तो ठीक है, इसी तरह से आपको याद रखना है 21वां संविधान संशोधन, इसमें पहले वाले में 50 जोड़ना है तो दूसरा आ जाएगा 71वां संविधान संशोधन, और इन दोनों को अगर आप जोड़ देंगे तो तीसरा आ जाएगा 92वां संविधान संशोधन। अब इनके माध्यम से कौन कौन सी भाषाओं को जोड़ा गया है ये याद कर लीजिए। पहली से जोड़ा गया है सिंधी को, दूसरे से जोड़ा गया है, ट्रिक आप याद कर लीजिए, नमक। इससे आपको तीनों भाषाएं याद रहेंगी। 3 भाषाएं जोड़ी गई हैं, ना से नेपाली, मां से मणिपुरी, और का से कोंकणी। तो ये 3 भाषाएं 71वें संविधान संशोधन के माध्यम से 8वीं अनुसूची में शामिल की गई। फिर 92वें संविधान संशोधन के माध्यम से 4 भाषाओं को शामिल किया गया, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। मैथिली और संथाली। तो ये सभी भाषाएं बाद में जोड़ी गई हैं, इनको याद रखना है, इनके संविधान संशोधन याद रखना है, और कौन कौन सी भाषाएं किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई हैं। यहाँ से घुमा फिरा करके बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाते हैं। अब देखिए, इन सभी भाषाओं को आप सिर्फ एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं बड़ी आसानी से। ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए, ट्रिक है सीधे सीधे नमक, बड़ी
टोकरी और थाली में ली। पूरी ट्रिक क्या है? इस एक ट्रिक के माध्यम से ये सभी भाषाएं आप याद रख सकते हैं। सीधे नमक बड़ी टोकरी और थाली में ली। सीधे से आप याद रखिएगा सिंधी, ना से अभी मैंने आपको बताया नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बा से आप याद रखिएगा, बड़ी से आप याद रखिए बोडो को, टोकरी से आप याद रखिए डोगरी को, और यहाँ पर साइलेंट है। थाली से आप याद रखिए संथाली को, और माँ और ली से याद रखिए मैथिली को। तो ये पूरी ट्रिक है सीधे नमक बड़ी टोकरी और थाली में ली। इससे आपको सभी भाषाएं याद रहेंगी।